जिस रात एडवर्ड मैलरी को उस इंसान ने मार दिया था, उसी रात टाउन में फेथ नाम की एक लड़की को बेटा पैदा होता है। पर बच्चे की बॉडी बहुत बुरी तरह से डिफॉर्म्ड होती है और फेथ को ये बच्चा कंवारी रहते ही हो गया था। सुबह चार्ल्स के ऑफिस में रिबेका को अपने पिता के लेटर्स मिलते हैं। रिबेका के पिता फिलिप बून के लॉयर थे और वो फिलिप बून से काफी डरते भी थे। उसी वक्त चार्ल्स भी ऑफिस में आते हैं और रिबेका उन्हें लेटर्स के बारे में बताती है। अब रिबेका ने चार्ल्स को ये बात पहले नहीं बताई थी कि उसके पिता फिलिप बून के लॉयर थे, जिसके लिए वो सॉरी भी कहती है। वो बताती है रिबेका जब 15 साल की थी तब उसके पिता उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे और चार्ल्स रिबेका को वो लेटर्स दे देते हैं। इधर टाउन में एडवर्ड के मिसिंग होने से उसकी पत्नी रोज मैलरी काफी परेशान हो जाती हैं। वो डैनियल से एडवर्ड के बारे में पूछती है, पर डैनियल को भी एडवर्ड के बारे में कुछ पता नहीं था। चार्ल्स की बेटी लोआ, जिसे नाव में पौष्टिक भोजन ना मिलने से रैकेट्स हो गया था, और चार्ल्स लोआ का चेकअप करवाते वक्त डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्होंने काफी डॉक्टरों से दिखवाया है और सब ने ऐसी ही दवाइयाँ दी हैं, अगर हम किसी और तरीके से इसे ठीक कर सके तो। पर डॉक्टर के पास दूसरा कोई इलाज नहीं था। जिसके बाद चार्ल्स एंड रिबेका बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ देते हैं और चार्ल्स मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचते हैं। मिनिस्टर के ऑफिस में चार्ल्स मिनिस्टर की एक पुरानी फैमिली फोटो देख रहे होते हैं। तभी मिनिस्टर भी आते हैं और बताते हैं उनकी 2 जुड़वा बेटी भी बीमारी से मर गई थी। चार्ल्स के पास 100 मिल को लेकर एक प्रस्ताव होता है, जिससे पूरे प्रीचर्स कॉर्नर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, जिसके लिए वो अपना प्लान टाउन को बताना चाहता था। अब मिनिस्टर चार्ल्स को ऐसे किसी खास मौके पर नहीं बुला सकते थे चैपलवेट की बदनामी की वजह से, पर मिनिस्टर चार्ल्स को एक कैजुअल टाउन मीटिंग में उन्हें स्टेज देकर अपनी बात टाउन के लोगों के सामने रखने को कहते हैं। चार्ल्स खुश हो जाता है और ये कैजुअल मीटिंग आज शाम 4 बजे होने वाली थी। चार्ल्स मिनिस्टर को धन्यवाद करता है और जाते वक्त मिनिस्टर से पूछता है कि क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि चैपलवेट की वजह से उनकी बेटियां मर गई, क्योंकि मार्सेला बून और मिनिस्टर की जुड़वा बेटियां अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मिनिस्टर कहते हैं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ये बस लोगों का अंधविश्वास है। और चार्ल्स अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में उसे एक अजीब लड़की दिखती है, जिसके हाथ में एक एप्पल होता है और उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे से होते हैं। चार्ल्स उस लड़की से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, और वो लड़की सेब खाते हुए जंगलों की तरफ घूम जाती है। चार्ल्स भी अपने रास्ते आगे बढ़ता है, पर पीछे से वो लड़की कहती है, द वर्म इज कॉलिंग। ये सुनकर चार्ल्स को बड़ी हैरानी होती है, पर वो रुकता नहीं। इधर स्कूल में लोआ से बोर्ड पर टीचर ड्रॉन मैप में लोकेशन की नाम लिखने के लिए बुलाती हैं, जिसके बाद लोआ सही सही उत्तर देकर अपनी डेस्क पर जा रही होती है। तभी मार्कस नाम का एक लड़का उसे पैर फंसाकर गिरा देता है और एमेरी नाम का एक लड़का उसकी माँ की दी हुई नेकलेस तोड़ देता है, और लोआ इस बात से और भी दुखी हो जाती है। अब टाउन में फेथ के बच्चे के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी, जो बातें मिनिस्टर की वाइफ उन्हें बताती हैं। कुछ लोग उस बच्चे को ओमेन भी मान रहे थे। अब शाम के 4 बज गए थे जब मिनिस्टर चर्च में एक सोशल इवेंट में चार्ल्स को अपनी बात टाउन के सामने रखने का मौका देते हैं, जहां चार्ल्स कहते हैं वो अपने 100 मिल में नई तकनीकों वाली जहाज बनवाएंगे, जिससे प्रीचर कॉर्नर में बहुत सारे पैसे आएंगे और प्रीचर कॉर्नर का नाम बहुत मशहूर होगा। उन्हें 50 वर्कर की ज़रूरत है, जिन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, और वो उन 50 लोगों का नाम कर लेंगे। ये बात चर्च के मालिक को अच्छी नहीं लगती और वो चार्ल्स का विरोध करते हैं। चार्ल्स गुस्से में कहते हैं,
ये प्रीचर कॉर्नर की भलाई के लिए है और चैपलवेट या फिलिप एंड स्टीफन की वजह से जो भी कुछ हुआ हो उनसे चार्ल्स और उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद रात को मिनिस्टर फेथ के घर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है वो बच्चा फेथ को मिनिस्टर से हुआ था। मिनिस्टर और फेथ एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात किसी और को पता नहीं थी। फेथ मिनिस्टर से कहती है कि उन्हें प्रीचर्स कॉर्नर छोड़कर चले जाना चाहिए और मिनिस्टर भी फेथ से प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा ही हो। चैपलवेट में चार्ल्स अपने बच्चों को चेक कर रहा होता है कि वो सोए हैं या नहीं। वहीं हम लोआ के कमरे में एक इंसान को दरवाजे के पीछे छिपा हुआ देखते हैं। जिसके बाद चार्ल्स और रिबेका ऑफिस में चार्ल्स के नए वेंचर की खुशियां मनाते हैं और हर रात की तरह आज भी चार्ल्स को अपने डैड के नाइटमेयर्स परेशान कर रहे होते हैं और दीवारों से रैटलिंग साउंड अभी भी आ रही होती है। तभी चैपलवेट में सुजैन आती है और दरवाजा नॉक करती है। चार्ल्स, रिबेका और बच्चे भी नीचे आकर देखते हैं जहां सुजैन, जो कि पैदल ही टाउन से इतनी दूर चैपलवेट पहुंच गई थी और वो अपने होश में भी नहीं थी और वो उनसे अपने पिता के बारे में पूछती है। रिबेका सुजैन के सामने क्लैप करती है और सुजैन होश में आ जाती है और वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि वो कहाँ आ गई है। पर रात को ही रिबेका उसे अपनी बग्घी में बिठाकर वापस टाउन उसके घर छोड़ आती हैं। सुबह ऑनर और टेन रिबेका से टाउन में फैली बीमारी के बारे में पूछते हैं, जिससे सुजैन भी बीमार थी। रिबेका बताती है जनरली लोग बुखार में होते हैं, उन्हें काफ़ी वीकनेस होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैलुसिनेट करते हैं। तभी टैन कहता है उसकी माँ भी ऐसे ही बीमारी से मरी थी। इधर लोआ भी अपने नेकलेस के सेल्स ढूंढते हुए आती हैं क्योंकि उसके सेल्स कहीं खो गए थे। उसे लगता है टैन ने इसे छुपाया है, पर टैन कहता है उसने सेल्स नहीं छुपाए हैं। चार्ल्स सेविंग करते वक्त हैलुसिनेट करता है कि उसके नाक से वॉर्म्स निकल रहे हैं और वो अपनी नाक काट रहा है, बट इट वॉज नॉट रियल। और उस दिन फेथ को भी अपने घर के नीचे वही स्ट्रेंज गर्ल दिखती है जो चार्ल्स को दिखी थी। तभी उसके कमरे में मिनिस्टर की वाइफ एलिस आती हैं। वो फेथ को समझाती है उसे बच्चे के पिता का नाम कन्फेस करना चाहिए, पर फेथ ऐसा नहीं करती। चार्ल्स एक लोहार के पास से लोआ के लिए नए नी ब्रेस बनवाता है जो उसने खुद ही डिजाइन की थी और वो टाउन की तरफ चला जाता है ताकि वो एम्प्लॉयज के नाम ले सके। पर चैपलवेट एंड फिलिप और स्टीफन की वजह से कोई भी आगे नहीं आता और चार्ल्स को निराशा महसूस होती है। और ऊपर से रोज मैलेरी भी चार्ल्स पर चिल्लाती हैं कि चैपलवेट की वजह से उनके पति मिसिंग हैं। चार्ल्स को भी कोई भी नाम ना मिलने पर वो खाली हाथ ही घर लौट आता है। ऑनर और टैन ने हैलोवीन नाइट्स के लिए अपने कॉस्ट्यूम बनवा लिए थे, पर आज जो चार्ल्स के साथ हुआ ये सोचकर ऑनर कहती है हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। पर चार्ल्स अपने मायूस बच्चों को देखकर टाउन में हो रही हैलोवीन नाइट्स में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लोआ अभी भी नाराज होती है। उसकी वजह ये थी कि वो कभी भी चैपलवेट नहीं आना चाहती थी और जो कुछ भी स्कूल में उसके साथ पूरे बर्ताव हुए थे उस वजह से। पर चार्ल्स उसे खुद के डिजाइन किए हुए नी ब्रेसेस पहनाता है जो पहले से काफी लाइट वेट और मजबूत होते हैं। जिसके बाद फाइनली लोआ भी जाने के लिए मान जाती है और सभी हैलोवीन नाइट सेलिब्रेट करने के लिए टाउन में जाते हैं। अब टाउन में कांस्टेबल जॉर्ज की वाइफ मैरी को काफी थकावट महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये थकान सुबह से काम करने की वजह से हुई है और वो जॉर्ज को भी परेशान ना होने के लिए कहती हैं। रिबेका चार्ल्स को चैपलवेट के टाउन में फैले हुए रूमर्स के बारे में बताती है
कि चैपल वेट में पहले जिसने भी कुछ टाइम स्पेंड किया है वो या तो ल्यूनेटिक हो गया या वो आधा पागल हो गया। बट रिबेका कहती है इट वॉज जस्ट रूमर्स। बच्चों को भी काफी लोग ट्रीट देने से मना करते हैं, जिसके बाद वो रिबेका की माँ के घर जाते हैं। और जब रिबेका की मदर उन्हें ट्रीट दे रही होती हैं, उसी वक्त एमरी अपने दोस्तों के साथ दौड़ता हुआ आता है और ऑनर के फेस पर पाउडर फेंकता है, पर एबल भागते हुए एमरी को पकड़ लेता है और ऑनर उसे एक थप्पड़ लगाती है और एमरी गिर जाता है, जिसके बाद एबल और ऑनर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। उसी रात सुजैन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। सुजैन के साथ उसकी माँ, मिनिस्टर और डॉक्टर भी होते हैं। उस समय भी वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही होती है और वो कहती है वो लौट आएंगे। वो स्टीफन के साथ हैं और स्टीफन की भी दोस्ती सुजैन से हो गई है। ये बात सुनकर उन्हें काफ़ी अजीब फील होता है, क्योंकि स्टीफन तो मर चुका है, फिर ये कैसे हो सकता है। उन्हें ये भी लगता है कि सुजैन बीमार है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रही है। और सुजैन कहती है स्टीफन उसे लेने आए हैं और वो अपना दम तोड़ देती है। रोज रोते बिलखते हुए घर से बाहर आती है, जहाँ इत्तेफाक से चार्ल्स भी होते हैं और वो उन्हें एक्यूज करने लगती है कि बून फैमिली की वजह से मेरी बेटी मर गई और स्टीफन बून ने ही उसे मारा है। वहाँ के लोग भी चार्ल्स के खिलाफ हो जाते हैं, पर कांस्टेबल हवा में गोली चलाकर माहौल संभाल लेते हैं और सबको तुरंत ही अपने घर जाने का ऑर्डर देते हैं। वहीं रात को मैरी को भी घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। मैरी को लगता है वो जॉर्ज है, तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है, जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। अब तक चार्ल्स अपने बच्चों और रिबेका के साथ चैपल वेट पहुंच चुका था और चार्ल्स रिबेका को बच्चों के साथ अंदर जाकर बच्चों को सुला देने को कहती है और खुद गुस्से में स्टीफन की कब्र खोदने लगते हैं। स्टीफन की कब्र खोलने पर वो काफी शॉक्ड रहते हैं, क्योंकि स्टीफन का कब्र अंदर से बिल्कुल खाली होता है।